आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भूगोल कक्षा 10 अध्याय 6 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बात है और साथ ही साथ चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। कुल मिलाकर बात करें तो ये चैप्टर नोट्स की तरह बनाया गया है और आपको बहुत ईजी तरीके से इस चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम है सारे के सारे प्रॉब्लम को इस एक वीडियो में आपको जो है समझाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नोट्स एक तरह से बनाया गया है, देश की जीवन रेखाएं, परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देश की जीवन रेखाएं कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा देश की जीवन रेखाएं किसे कहते हैं, तो परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाता है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करता है, उसे देश की जीवन रेखाएं के नाम से जाना जाता है। परिवहन का साधन क्या है? परिवहन के साधन जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे में क्या हो गया, रेल हो गया, वायु हो गया, रेल हो गया, वायु मतलब हवाई जहाज, जल परिवहन, ये सब क्या होता है? परिवहन के साधन है। जो किसी भी मनुष्य के जो साधन होते हैं, मनुष्य के द्वारा जो परिवहन के साधन जो मनुष्य तथा सामान को एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो देखते हैं रेल में हम लोग बैठ करके, मान लीजिए कि हम पटना में बैठे तो दिल्ली में उतर जाएंगे। वायु मतलब हवाई जहाज हो गया, जल परिवहन मतलब शिप यानी जहाज के तरीके से। तो ये परिवहन के साधन हो गया, जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक वस्तु को दूसरी जगह भेज सकते हैं, यहां तक कि अपने आप को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। संचार के साधन वे साधन जो सूचना, समाचार, संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ईमेल, ये सब क्या करते हैं? ये संचार के साधन है। वे साधन जो सूचना, समाचार, संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? वो ले जाता है। जैसे मान लीजिए कि आजकल जो है कैब ड्राइवर का जो है पिटाई किया था, एक लड़की पिटाई की थी, तो उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो किस तरह से हो जाता है? तो ये जो है टीवी के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, मोबाइल फोन के माध्यम से वायरल हो रहा है, ठीक है, और समाचार पत्र में भी आ गया हुआ है, अलग अलग सूचना समाचार पत्र में आ गया, ईमेल तक में भी आ जाता है, ठीक है। अगर सर्च रैंक में आता है तो गूगल ट्रेंड्स में दे देता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है? तो 6 लेन वाली सड़कें जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, उसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए उसे तो आपको 4 लेन आप लोग देखते हैं, 4 लाइन करते हैं, 4 लाइन नहीं होता, 4 लेन होते हैं। 4 मतलब 4, लेन मतलब गली, 4 लेन वाली जो रास्ते होते हैं वो। लेकिन 6 लेन वाली जो सड़कें होती है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, तो हम उसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 से 6 लेन की सड़कें देश के दूर स्थित भागों को जोड़ती है। इनका रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे कहा जाता है, तो ये क्या होता है कि 4 से 6 लेन की सड़कें होती है। 4 लाइन अक्सर आपने जो देखा होगा 4 लाइन देखा होगा, 4 लेन, ठीक है। लेकिन 4 से 6 लेन की जो सड़कें होती है वह देश के दूर स्थित भागों को, देश के दूर स्थित, मान लीजिए कि आप लोग बिहार में और हमको जाना है गुजरात में, तो ये 4 लाइन जो होगा 4 लेन वो जोड़ेगा उसको, ठीक है। यूपी होते हुए वो 4 लाइन कहां कहां तक गई हुई है वो सारे के सारे को जोड़ेगा। तो 4 से 6 लेन की सड़कें जो देश के दूर स्थित भागों को जोड़ती है, इनका रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सीमांत सड़कें। सीमा सड़क संगठन सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व रख रखाव करता है। सीमांत सड़कें क्या करता है कि सीमा सड़क संगठन सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व रख रखाव करता है, उसे हम सीमांत सड़कें कहते हैं, ठीक है। व्यापार विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों तथा विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार करते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि व्यापार किसे कहते हैं। तो विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों तथा विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है वह देश का 95% व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है, जो वस्तु होता है उसका आदान प्रदान करता रहता है, और देश का 95% व्यापार जो होता है समुद्री मार्गों द्वारा होता है। आप ये जानना जरूरी है, आप लोग जान जाइए। आप लोग को लगता है कि ट्रक से, रेलगाड़ी से, जो ट्रेन होता है इससे व्यापार होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि 95% जो व्यापार होता है
वह समुद्री मार्गों द्वारा होता है। और समुद्री मार्गों द्वारा क्यों होता है? तो समुद्री मार्गों द्वारा इसीलिए किया जाता है ताकि वहां पर जो है ट्रैफिक का जो होता है, जो यातायात का जो पैसा होता है वो समुद्री मार्ग में कम खर्चा होता है, और या ट्रेन से ले जाने में या बस ट्रक से ले जाने में, इसके केस में जो होता है पैसा ज्यादा लग जाता है। और समुद्री मार्ग से जाता है तो उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक ज्यादा नहीं रहता है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं, स्पीड ज्यादा चलता है। अब मान लीजिए कि ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन से जा रहा तो स्टेशन रुकते 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 जाएगा, और उसमें जो है स्पीड ज्यादा रहता है, उसका मतलब तेल भी ज्यादा पीता है, इसीलिए समुद्री मार्ग से किया जाता है। ठीक है। व्यापार संतुलन, यदि किसी देश का आयात जो है मूल्य उसके निर्यात मूल्य के बराबर है, यदि किसी देश का आयात जो मूल्य है उसके निर्यात मूल्य के बराबर है तो व्यापार संतुलन रहता है। मान लीजिए कि हम 5 रुपए का सामान किसी देश से खरीदे और 5 रुपए का सामान किसी देश को बेच दिए हैं, तो हमारा व्यापार संतुलन हो गया। समझ में आया? तो चलिए आगे हम देख लेते हैं 9 नंबर तक। तो हम यहाँ पर मेन पॉइंट बता दिए, 10 नंबर का देख लेते हैं। रेल परिवहन, यातायात का मुख्य साधन। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया। यातायात का मुख्य साधन है रेल परिवहन। क्या है? तो ये यातायात का मुख्य साधन। आजकल देखते हुए कि कुछ दिन पहले लॉकडाउन में जो क्या हुआ था, बहुत सारे व्यापार मतलब बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे को घाटा हुआ था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ था कि लोग जो है वह ट्रेन में इतने भीड़ हो जाते हैं, खास करके जब किसी पर्व होता है, जैसे दीपावली हो गया, छठ हो गया, तो इस केस में ट्रेन में कितनी भीड़ हो जाती है। तो ये यातायात के मुख्य साधन है। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया हुआ है। 16 प्रखंडों में 16 जोन में बांटा गया, 16 जोन में बांट दिया गया, और इस तरह से हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं, आसानी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं। गेज या पथ क्या होता है? रेल की 2 पटरियों के बीच की दूरी जो होता है, रेल की 2 पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गेज या पथ कहते हैं। रेल की 2 पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गेज या पथ कहते हैं। अच्छा बात आप लोग जानते होइएगा कि रेल की जो 2 पटरी होती है वो बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ दी जाती है? तो रेल की जो 2 पटरी होती है उसके बीच में खाली स्थान इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि गर्मी के समय में लोहा पिघलता है, और पिघलने से क्या होगा कि उसके बीच की डिस्टेंस जो होता है अगर सटा हुआ रहेगा तो बीच की डिस्टेंसिंग खराब हो जाएगी, बीच का रास्ता खराब हो जाएगा, हो सकता है कि ट्रेन उलट जाए, इसीलिए ट्रेन की पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। ठीक है। पतन या बंदरगाह क्या होता है? तो समुद्र तट पर वह स्थान जहां जहाज पर वस्तुओं को लादने तथा उतारने का काम किया जाता है उसे पतन या बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह तो आप लोग जानते थे, लेकिन पतन किसे कहते हैं? तो पतन का मतलब वही होता है कि समुद्र तट पर वह स्थान जहां जहाज पर वस्तुओं को लादने तथा उतारने का काम किया जाता है वह क्या होता है? बंदरगाह या पतन कहलाता है। ज्वारीय पतन, एक बंदरगाह जो ज्वार के समय कार्यरत होता है, जैसे गुजरात में कांडला। एक बंदरगाह जो ज्वार के समय क्या करता है? कार्यरत होता है, जैसे गुजरात में कांडला है। ठीक है, ये क्या करता है? ज्वारीय पतन करता है। पर्यटन के नए रूप, विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन इत्यादि। प्रत्येक वर्ष में भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। मतलब अपने देश में प्रत्येक साल 26 लाख बाहर से यानी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं अपने देश में। मान लीजिए ताजमहल देखना है, बौद्ध स्तूप देखना है, अलग अलग चीज अपने देश में है, वो सारे के सारे चीज देखना है, तो प्रत्येक साल 26 लाख विदेशी जो है अपने देश में आते हैं। ठीक है, पर्यटक नए रूप हो गया। अब देख लेते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। पूरब से पश्चिम गलियारा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? पूरब से पश्चिम जो गलियारा है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? इसका आंसर भी हम आपके लिए रखे हुए हैं, इसका आंसर आप देख लीजिए। तो पूरब से पश्चिम जो गलियारा है वो किन 2 क्षेत्रों को? तो सिलचर जो असम में पड़ता है उसको, और पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है उसको, ये दोनों को जोड़ता है। तो क्या नाम है? पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा इसका नाम है। किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये जो है सिलचर यानी असम में पड़ता है उसको, और पोरबंदर गुजरात में पड़ता है उसको, ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? दिल्ली में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? दिल्ली में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चलाई गई? भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चलाई गई? खास करके ये कंपटीशन में भी पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप इसको याद कर ले। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है कब और कहां चलाई गई? तो ये जो है आपको मैं बता दूं, भारत में पहली रेलगाड़ी जो है आपको वह जो है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक तय किया था। भारत की पहली रेलगाड़ी जो है वह 16 अप्रैल
1853 में मुंबई और थाने के बीच में, यानी 34 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय किया था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश का पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है। कृत्रिम पतन, पतन का मतलब बंदरगाह होता है। तो देश का पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चेन्नई, देश का सबसे पुराना बंदरगाह कहां पर है, पतन यानी बंदरगाह चेन्नई में है। सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं, सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं, पांचवें नंबर का आंसर है। तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। यानी सड़क घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की जो लंबाई होता है, सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन स्थानों के बीच नौगम्य है। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है किन स्थानों के बीच नौगम्य है। तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच यानी 1620 किलोमीटर लंबा है। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा है। इस ये मतलब 6 नंबर का है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या किन स्थानों के बीच नौगम्य है। तो ये है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच नौगम्य है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। एक पूर्व पश्चिम गलियारा था, एक और उत्तर दक्षिण गलियारा, किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। तो 7 नंबर के देख लेते हैं, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये क्या है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कौन कौन, तो उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 7 नंबर का आंसर है। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय है, पाइपलाइन परिवहन। 8वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय है। 8वें नंबर का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहां पर परिवहन का नया साधन है। पाइपलाइन परिवहन, परिवहन का नया साधन है। पानी को घरों और खेतों में पहुंचाने के साथ साथ कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस को गैस शोधन सलाहों तक तथा ताप विद्युत घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, परिवहन का नया साधन है और पानी को घरों और खेतों में पहुंचाने के साथ साथ कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस को गैस शोधन सलाहों तक, ताप विद्युत घरों तक पहुंचाया जाता है। ये तो 8 नंबर का क्वेश्चन था कि पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की तट रेखा की, तो भारत की तट रेखा की लंबाई 9 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर का आंसर हम आपको यह बता दें, भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारतीय तट की लंबाई है। कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो कौन सा समुद्री पतन जो है लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो 10 नंबर का आंसर हम देख लेते हैं। तो यह है मारमागाओ, मारमागाओ, मारमागाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मारमागाओ, मारमागाओ। ठीक है, 11 नंबर देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन, पतन का मतलब बंदरगाह। 11 नंबर का देख लेते हैं, कांडला पतन, कांडला बंदरगाह, कांडला पतन, कांडला पतन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये विकसित हुआ है, कांडला पतन। भारत के 2 अंतःस्थलीय जल मार्गों के नाम बताइए। भारत के 2 अंतःस्थलीय जल मार्गों के नाम बताइए। 12 का आंसर, तो गंगा नदी इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है, ब्रह्मपुत्र नदी सादिया और धुबरी के बीच है। 12 का आंसर देख लेते हैं कि भारत के 2 अंतःस्थलीय जल मार्गों के नाम बताइए। तो भारत के 2 अंतःस्थलीय, गंगा नदी जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी दूसर का है, सादिया और धुबरी के बीच में। तो ये हो गया आपका आंसर 12 का। 13 का देख लेते हैं कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन जो होता है उसका राष्ट्रीयकरण नहीं राष्ट्रीयकरण होता है, कब किया गया। तो ये 13 का है। 13 का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर 1953 में। भारत में वायु राष्ट्रीय परिवहन कब किया गया, तो 1953 में। ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में। चलिए 13 का हो गया। 14 का देख लेते हैं। बड़े शहरों में डाक संचार में तीव्रता लाने के लिए कौन कौन से मुख्य उपाय किए गए हैं।
तो ये देख लेते हैं 14। 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, राजधानी मार्ग, मेट्रो मार्ग चैनल या मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। ये 6 चैनल के माध्यम से जो है शहरों में डाक की माध्यम यानी डाक को स्पीड कर देता है, यानी डाक की प्रोग्रेस बढ़ा देता है। यानी बड़े शहरों में डाक संचार में तीव्रता लाने के लिए 6 चीज कहा जाता है। कौन कौन से मुख्य उपाय है? ये जो है आपको 6 डाक मार्ग बनाए गए, वो 6 डाक मार्ग की सहायता से शहरों में डाक जो होता है वो तीव्रता बनाई जाती है। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? तो किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, विशेष प्रावधान के माध्यम से हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है उत्तर पूर्वी राज्यों में। अब तो 1 नंबरी हमारा हो गया है। अब देख लेते हैं 2 नंबरी, 3 नंबरी, 5 नंबरी क्वेश्चन। जन संचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा करें। ठीक है, जन संचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख लीजिए, स्वस्थ मनोरंजन करता है, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है, ज्ञानवर्धक है, खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है, दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है, पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ साथ, ये तो दूसरा का आंसर है। ठीक है, तो पहला का आंसर आपको यहां से लेकर के यहां तक मिल जाएगा। वैसे पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कि जन संचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। इसमें कह रहा है कि 3 गो, लेकिन 2, 3, 4, 5 को हम कर दिए। आप 5 को में से कोई 3 को लिखिएगा। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। तो पाइपलाइन परिवहन के क्या क्या लाभ है मैं आपको बता दूं। पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो पाइपलाइन परिवहन के क्या क्या है। उसके बाद समय की बचत होती है, बीज की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है, पाइपलाइन परिवहन से ये भी फायदा है। उसके बाद जो है पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है, परंतु इसको चलाने की लागत कम है। बिछा दीजिएगा, एक बार बिछा दीजिए, हो गया। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। पाइपलाइन द्वारा क्या होता है, परिवहन जो है शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है, और रेल पर जो बढ़ते दबाव है उसको भी कम कर सकते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन से यही फायदा हो सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज में आपको बताया था जो 6 लेन वाली रास्ते होती है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज होती है। महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए, तीसरा का आंसर लिखना। तो यहाँ स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या होता है, 6 लेन वाला मार्ग होता है। यह भारत की मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यह मेगा सिटीज के बीच की दूरी व समय को कम करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तीसरा का आंसर। चलिए चौथा का, 3 रेलवे क्षेत्रों व उनके मुख्यालय के नाम लिखिए। तो चौथा का आंसर हम देख लेते हैं। 3 रेलवे क्षेत्र और उनके मुख्यालयों का नाम। उत्तरी रेलवे क्षेत्र, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र मुंबई में है, और दक्षिणी रेलवे क्षेत्र चेन्नई में है। तो 3 रेलवे क्षेत्रों का नाम और उसके मुख्यालयों का नाम बताना था। ये खास करके जो है SSC GD रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए खास करके इंपोर्टेंट है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? 5वें नंबर का आंसर हमको कह रहा है। तो सड़क परिवहन जो होता है वो रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है, हमें घरों तक पहुंचाती है। पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। कड़ी होता है ना, कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आपको अपने मन से बनाना है, लेकिन इसका मैं आपको बता दूं कि भारत के मानचित्र पर स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा को दर्शाइए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप यहां से बना सकते हैं। खास करके ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप देखिए यहां से ये बना सकते हैं। इसका PDF का लिंक मैं दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके आप इसको मतलब कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। घबराइए नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वायु परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन, वायु परिवहन के महत्वपूर्ण को स्पष्ट कीजिए। तो आरामदायक साधन होता है, सभी साधनों के मुकाबले सबसे तेज होता है, दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त होता है, कम समय में दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। मतलब हेलीकॉप्टर वाला साधन हो गया। ठीक है, और बॉर्डर पर सेना के रख रखाव और भोजन सामग्री जल्दी से पहुंचा भी देता है लड़ाई होते समय।
चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? तो सड़क परिवहन जो होता है किन किन समस्याओं से जूझ रहा है 7 नंबर का। तो 7 नंबर का आंसर हम देख लेते हैं। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती है। कह लगभग आधी सड़कें कच्ची है जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती है। यातायात व यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कें जो होता है अपर्याप्त होता है। बढ़ते हुए वाहनों के कारण सड़कें जो है तंग व भीड़ भरी है, इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है। इस तरह के 7 का आंसर यहां से यहां तक हो जाता है। रेलों के जाल के असमान वितरण के कारण लिखिए। रेलों के जाल के असमान वितरण के कारण लिखिए 8 नंबर का। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। रेलों के जाल मैदानी भागों में निर्माण व लागत कम और आसान है। पर्वतीय भाग में निर्माण कठिन व लागत अधिक होती है। मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है जिसके कारण रेलों का जाल बिछा है। मरुस्थलीय व पठारी भाग में औद्योगिक व कृषि कार्य विकसित न होने के कारण रेलों का घनत्व कम हो जाता है। प्रशासकीय कारणों व सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये 8 का मेन जो आंसर है यहां तक आप लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ से आप देख करके लिख लीजिएगा। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? ठीक है, तो पर्यटक जो था एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 9वें नंबर क्वेश्चन है। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 23.5% वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। 150 यानी 150 लाख से अधिक 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला हुआ है। तो ये 9 नंबर का आंसर का मतलब आंसर था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। आप यहां से लेकर के यहां तक आंसर आप दे सकते हैं। 9 नंबर का आंसर है। भारत की सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। भारत की सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए 10 नंबर का। तो पहले तो आप ये देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, तब बाद में देखिए भारत के मानचित्र पर समुद्री पतन और हवाई पतन को दर्शाइए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं एक्स्ट्रा में ये दे दिया हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे बना लीजिएगा बहुत ईजी तरह से। ठीक है, अब देख लेते 10वें नंबर, भारत की सड़कें व उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो भारत की जो सड़कें हैं, सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो 10 नंबर का स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग 6 लेन वाला महामार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भाग को जोड़ता है। राज्य महामार्ग ये राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। ठीक है, तो ये सड़कें सब है। और उसके बाद होता है जिला मार्ग, जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। सीमांत सड़कें सीमा सड़क संगठन इसका निर्माण करती है। तो ये थे कुछ सड़कें जिसका महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता दिया। 10 का आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व स्थानीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है वो अंतर स्पष्ट करना। तो 11 का आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए आप बीचे बीचे दंड पार दीजिएगा और लिख लीजिएगा। जैसे लिखते हैं इधर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इधर स्थानीय व्यापार लिखिएगा, बीचे बीचे दंड पार दीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है 2 देशों के बीच होता है और ये स्थानीय व्यापार गांव कस्बों शहरों के बीच होता है। ये बड़े पैमाने पर होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ये बहुत बड़ा बहुत पैसे के आधार पर होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये स्थानीय व्यापार क्या होता है? छोटे पैमाने, जैसे गांव समाज में आप देते होंगे इस दुकान में, मान लीजिए मार्केट गए हैं, तो ये छोटे पैमाने पर स्थानीय व्यापार हो गया। इसमें क्या होता है? विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है और स्थानीय व्यापार में देश की पूंजी उसी देश में रह जाती है। मान लीजिए कि आप बाजार गए अपने आसपास की दुकान में या बाजार गए तो सामान खरीदे, तो उसी देश का पैसा उसी देश में रह गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चेंज होता रहता है। ये पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्थानीय व्यापार क्या होता है? क्षेत्र के अनुसार से होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। 11 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में कम से कम पूछेगा। परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? 12 नंबर का आंसर मैं आपको बता दूं। फिलहाल 12 नंबर का आंसर आपको लास्ट आंसर है, इसके बाद आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन लास्ट है।
तो परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक हैं। देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जीवन आरामदायक व सुविधापूर्ण हो जाता है। सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक है, इसलिए भी कहा जाता है। देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाता भी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जीवन आरामदायक और सुविधाजनक हो जाता है। सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। इस तरह से क्या होता है? परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये चैप्टर मैं आपको खत्म कर दिया हूं और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो था क्लास 10 के लिए था, अध्याय 6 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूं।